द क्विंट, हिंदी क्विंट और ब्लूमबर्ग क्विंट पर आप देख रहे हैं राजपथ। और आज एक बेहद खास इंटरव्यू, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी। एक थी शारदाबाई, वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। शारदाबाई पुणे लोकल बोर्ड की मेंबर थीं और जब मीटिंग में जा रही थी तो उनकी गोदी में 3 दिन का एक बच्चा था। यानी जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उनको जन्म घुट्टी पिलाई और तीसरे दिन एक पॉलिटिकल मीटिंग में लेकर के चली गई। ये जो बच्चा था, इनका नाम है शरद पवार, जिनको आप सब लोग जानते हैं। और ये देश की राजनीति में सत्ता में रहें या न रहें, हमेशा ताकतवर रहते हैं और हमेशा इस एक खास बात के लिए जाने जाते हैं जिसके हम भी बहुत बड़े मुरीद हैं। वो ये है कि इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन। एक स्ट्रॉन्ग मैन कितना हम्बल हो सकता है, कितना पोलाइट हो सकता है, अहंकार और एंगर से कितना दूर हो सकता है, ये पवार साहब से रोज राजनीतिक कार्यकर्ता सीखने की कोशिश करते हैं। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। पर्सनल बात बाद में, लेकिन पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी हेडलाइन दे दी है और वो ये है कि बीजेपी 2014 से ज़्यादा सीटें लेकर के जीत करके आएगी। आपको ऐसा लगता है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो तो इस तरह से बात करेगा, इसमें मुझे कोई आश्चर्य लगता नहीं, क्योंकि अपने साथियों का एक हौसला बढ़ाने की बात है। आज जो देश में मैं स्थिति देखता हूँ कि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है और ऐसी स्थिति में अपने साथियों को ठीक लाइन पर ले जाने के लिए इस तरह के बयान देने की आवश्यकता है। मोदी जी एक समझदार और पॉलिटिकली बड़े होशियार ऐसे लीडर है और इसलिए उन्होंने अपने पार्टी साथियों के लिए ये संदेश देने का प्रयास किया। इससे कोई ज़्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंस देता नहीं। ओके सर, आपने चूँकि कहा कि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है और आपका राजनीतिक असेसमेंट सुनने के लिए सब लोग बहुत ही बेताब रहते हैं, कितना लॉस हो सकता है? आप देखिए, अभी 10 बाई इलेक्शन हो गए पिछले 2 महीने पहले। 10 में 8 या 7 या 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी। अच्छा, वो 2 राज्य कैसे थे मैं समझ सकता हूँ कि केरला में हारी तो बात अलग है, वेस्ट बंगाल में हारी तो बात अलग है, मगर उत्तर प्रदेश में हारी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हारी तो सीट किसकी थी? चीफ मिनिस्टर साहब की थी, दूसरी डिप्टी सीएम साहब की थी। सीएम डिप्टी सीएम वो भी अपनी सीट रिटेन नहीं कर सकते। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये संदेशा क्लियर कट, ग्राफ उनका नीचे जा रहा है, ये बात साफ हो रही है और ये जगह जगह पर मैं देखता हूँ। जी, जो मैं समझता हूँ सर, 2 जिसको कहते हैं स्विंग स्टेट्स, वो 2 हैं। जाहिर है कि एक यूपी है, दूसरा कुछ मायनों में 2 स्टेट का जिक्र करूंगा, बिहार और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ अलायंसेस की तस्वीर करीब करीब साफ है। जो पिछले नंबर थे और अब आप कांग्रेस और एनसीपी जिस तरह से मिलकर के लड़ेगी, तो वहाँ का एक आउटलुक बताइए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इस चुनाव में 2 या 3 तरह की शक्तियाँ ये चुनाव लड़ेगी। एक, कांग्रेस एनसीपी मिलकर, उनके साथ लेफ्ट फोर्सेस भी हो गए और कोशिश ये चालू है कि बहुजन समाज पार्टी को भी साथ ले सकते हैं तो लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के जो विदर्भ रीजन है, नागपुर रीजन, वहाँ उनका एक अलग स्थान है। दूसरा, अम्बेडकर विचारधारा के जो लोग हैं वो आज महाराष्ट्र में उनका एक खास नंबर है और वो ऐसे बीजेपी के नज़दीक जाने का उनका मूड कभी ना था ना आज है। मगर एक है कि उनका जो एक नेता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी है, मगर आम मासेस वो आज मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए वो तैयार है। तो ऐसी स्थिति में वो सेक्शन क्या करेगा, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो डिसिप्लिन और कंसोलिडेटेड फोर्स हमेशा चुनाव की एक दिशा देने वाला फोर्स वहाँ है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी जो उन्होंने शुरू की,
इसका सिंबल था एलिफेंट। और आज अम्बेडकर विचारधारा के वोटर्स के मन में आज भी ये एलिफेंट, बाबा साहब का सिंबल, ये धारणा उनके मन में है। और ये बहुजन समाजवादी पार्टी के पास ये सिंबल है। और इसलिए मायावती कि जिनके बारे में दलित समाज में एक ऐसी भावना है कि इतनी पिछड़े हुए वर्गों से आई हुई और अपनी बलबूते पर, अपनी ताकत पर, अपनी एक शक्ति दिखाने के लिए कामयाब होने वाली डॉक्टर साहब, बाबा साहब के बाद यही नेता है कि जो अपने ताकत पर खड़ी रही। और इसलिए इनका एक स्थान लोगों के मन में, तो इसकी एक सिंपैथी समझो हम बहुजन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस एनसीपी साथ लेने के लिए कामयाब हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है। साथ महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से बीजेपी शिवसेना ये कॉम्बिनेशन काम करता है। आज बीजेपी तो है, मगर शिवसेना और उनकी लीडरशिप और उनका न्यूज़पेपर, इससे बार बार हर दिन टारगेट भारतीय जनता पार्टी और उनकी लीडरशिप को किया जाता है। और इनके जो नेता हैं उन्होंने ये बात साफ कही है कि अगला चुनाव कुछ भी कहे हम अलग लड़ने वाले हैं। ये स्थिति कायम रहेगी तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक अच्छा नंबर देश में परिवर्तन के लिए देने के लिए कामयाब होगा। मुझे याद है 2004 में मेरे पास कांग्रेस की जिम्मेदारी तब थी, 2004 या इससे पहले 99। हाँ, तब 38 या 39 सीट जीतने के लिए हम लोग कामयाब हुए थे जी। तो आज वो वहाँ तक स्थिति मुझे महाराष्ट्र में बदलाव की दिखाई दे रही है। अच्छा, तो आप चूंकि महाराष्ट्र का फैसला आप करेंगे तो ये माना जाए कि एनसीपी कांग्रेस के साथ बीएसपी का भी कुछ सीट उनको देनी चाहिए, ये आपका मानस साफ है? हाँ, मगर हमने इनसे बात नहीं की अभी तक। हम मिले, बीएसपी के लीडरशिप से हमारी बात हो गई जनरली नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, मगर स्पेसिफिक ऐसा कि आप और हम मिलकर करेंगे वगैरह ऐसे नहीं। मगर हम इनसे बात करना चाहते हैं। हम इन्हें कांग्रेस से बात करेंगे पहले, क्योंकि कांग्रेस और हम मिलकर काम करने की बात हुई है, तो इसमें बाकी कांग्रेस इम्पोर्टेंट फोर्स है, इसलिए उनसे भी हमें बात करनी पड़ेगी। और वो राजी हो तो हम आगे बीएसपी के साथ भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में एक ब्लूप्रिंट क्लियर दिख रहा है जो बहुत ही व्यवहारिक लग रहा है मुझे। आप ये कह रहे हैं कि यूपी के अलावा बीएसपी को महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ हम अलायंस में कुछ सीटें दें तो एक मजबूत अलायंस के रूप में बनने का मौका मिलेगा और उसका यूपी में आपको फ़ायदा मिलेगा। निश्चित ये स्थिति वाजिब है, ऐसी स्थिति हो सकती है। मगर मैंने इससे पहले भी कहा कि आज ये जो आप कहते हैं इसके पीछे मुझे मालूम नहीं कि आपके मन में क्या है, मगर आम लोगों में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में, खासतौर पर मीडिया में, एक ऐसी बात है कि इस माध्यम से एक नेशनल लेवल पर कुछ अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि आज नेशनल लेवल पर एक अल्टरनेटिव मुझे दिख नहीं रहा। मुझे ये दिख रहा है कि अल्टरनेटिव के लिए लोग तैयार है, पॉलिटिकल पार्टी भी तैयार है, मगर वो अल्टरनेटिव स्टेट लेवल पर हो सकता है। और वहाँ हर पार्टी ने इसका स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अपना वहाँ स्थान क्या है। ये समझो अभी एनसीपी है, एनसीपी ने उत्तर प्रदेश में हमें सीट चाहिए ज़्यादा, ऐसी बात की तो फजूल बात है, इसमें कोई दम नहीं है। मगर आज आप तमिलनाडु की बात कहेंगे तो हम सब लोगों को इसका स्वीकार करना पड़ेगा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली वह डीएमके है, वो फोर्स है, वो नंबर 1 की पार्टी है। बाकी लोगों में कुछ हो वहाँ, चाहे कांग्रेस या किसी लेफ्ट हो, तो उन्होंने लिमिटेड जगह वहाँ आनी चाहिए। सर, मैं आपकी बात को दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबके अपने अपने स्ट्रांग होल्ड सबको पता हैं,
जहां ओवरलैप नहीं है, ऐसे बहुत बड़े इलाके हैं। एनसीपी का यूपी में मांगना नहीं बनता, अखिलेश का महाराष्ट्र या तमिलनाडु में मांगना नहीं बनता, इसलिए ये अलायंस तो और आसान है। यही मुझे यही लगता है, क्योंकि मैंने कई साथियों से बात भी की, अन्य पॉलिटिकल पार्टी से बात भी की, सभी से बात नहीं की, और हम ये डिसीजन पर आए ऐसे भी नहीं है। मगर आज तमिलनाडु वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वहाँ एक नंबर की स्थिति डीएमके को देनी पड़ेगी। कर्नाटक वहाँ कांग्रेस देवेगौड़ा को देनी पड़ेगी, महाराष्ट्र कांग्रेस एनसीपी को देनी पड़ेगी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वहाँ कांग्रेस को एक नंबर की पोजीशन देनी पड़ेगी, वहाँ आंध्र में चंद्रबाबू को एक नंबर की पोजीशन देनी पड़ेगी, वेस्ट बंगाल में ममता जी को एक नंबर की पोजीशन देनी पड़ेगी। इस तरह से ग्राउंड लेवल सिचुएशन समझकर हम सब लोग स्टेट वाइज अल्टरनेटिव की बात करें और इस लाइन पर हमने काम करने की शुरुआत की, तो मुझे लगता है कि इससे एक गुड नंबर आ सकता है कि वो नंबर शायद कल गवर्नमेंट भी बना सकता है। मैं इसमें कई लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये अलग अलग है। मैं इसमें दो मिसाल देता हूँ कि इससे पहले देश में हुआ। एक 1976 इमरजेंसी थी, इंदिरा जी ने इमरजेंसी उठाई, इमरजेंसी के बाद उन्होंने चुनाव आयोजित किया और डिक्लेयर किया, और तब देश के सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। जयप्रकाश जी ने एक बयान दे दिया मिलकर करो, मगर मिलकर पार्टी नहीं थी। जनता पार्टी इलेक्शन के बाद बन गई, और इलेक्शन के बाद जनता पार्टी बनने के बाद इनका नेता मोरारजी भाई, इसका इलेक्शन हो गया। बिल्कुल। मगर चुनाव के समय 77 में किसी को एक को प्रोजेक्ट नहीं किया था कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, फिर भी लोगों ने अल्टरनेटिव दे दिया। सेम सिचुएशन वॉज 2004। हम लोग चुनाव लड़े अलग अलग, यूपीए तब फायदा नहीं हुई थी। चुनाव होने के बाद मुझे याद है कि एक दिन सुबह मुझे प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह मेरे घर आ गए और कहें कि अभी हम सब मिलकर कुछ करें तो कोई अल्टरनेटिव हो सकता है। बिल्कुल बन सकता है, तो करिए। हम सब लोगों ने सहयोग दे दिया, और 2004 में हम अलग अलग लड़े थे, फिर भी मिलकर एक यूपीए बना, और 10 साल देश को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट देने के लिए कामयाब हो गया। मुझे आज वो स्थिति दिखाई देती है, कोई एक सिंगल पार्टी आज देश के सामने कोई अल्टरनेटिव देने के पक्ष में नहीं है। आज ये अलग अलग साथी मिलकर कॉमन प्रोग्राम पर एक देश के सामने एक बलशाली ऐसा अल्टरनेटिव दे सकता है, विकल्प दे सकते हैं। तो ये सर पब्लिक मूड बताएं, क्योंकि बीजेपी क्या कहती है कि ये सारा विपक्ष तो अपने सर्वाइवल के चक्कर में एक हो जाएगा, लेकिन क्या पब्लिक मूड में ऐसा कुछ है क्या कि वो अल्टरनेटिव ढूंढ रही है? भले ही एक नेशनल अल्टरनेटिव नहीं हो, लेकिन उनको बीजेपी नहीं चाहिए, ऐसा मूड है क्या? 100% से वो 100% मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं भी जाइए, अभी कल राहुल गांधी राजस्थान में गए थे, जिस तरह से उनको रिस्पांस वहाँ मिला, एक्सेप्शनल रिस्पांस, क्योंकि लोगों के मन में ये परिवर्तन की बात है। और मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी समझदारी से लीडरशिप के इश्यूज रिजॉल्व करके आगे जाएगी, और बाकी लोग भी उनको सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। सर, आपने एकदम लाख रुपए वाली बात कह दी है। कांग्रेस समझदारी से लीडरशिप इशू को रिजॉल्व करके जाएगी, इसके दो जवाब हैं। कांग्रेस का कंजर्वेटिव तरीका ये है कि हम पहले नहीं बताएंगे। दूसरा है, ज़मीन दिख रही है पहले बता दो, फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग अब चेहरा जानना चाहते हैं। तो पहले नाम बताना चाहिए, और अगर आप ये भी बताना चाहें कि किसका बताना चाहिए। मैंने किसका बताना चाहिए मैंने कहना ठीक नहीं, क्योंकि ये इनका इंटरनल इशू है। और उनके पास एक्सपीरियंस, जिनको लोगों ने स्वीकार किया था, उनका कारोबार लोगों ने देखा था, ऐसे लोग उनके पास है, और ऐसे लोगों को उन्होंने सामने करके और सब मिलकर काम करेंगे, और हमारे जैसे सब लोग उनको सहयोग देंगे,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में परिवर्तन आएगा। आज वो मूड है, और ये मूड वहाँ ही है, खाली ऐसी नहीं है, जगह जगह पर ये मूड है। समझदारी से काम हम सब लोगों ने करना चाहिए, खाली अंग्रेज ने करना चाहिए ऐसी बात नहीं, हम सब लोगों ने करना चाहिए। एक बात होती है सर, जब पब्लिक में डिसअपॉइंटमेंट होता है तब शायद सत्तारूढ़ पार्टी ये कहे कि साहब सामने ऑल्टरनेटिव कौन है तो मतलब है। जब वो एंगर होता है तो फिर कई बार ये मैटर भी नहीं करता कि सामने कौन, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो ये होता है ना कि सामने प्रधानमंत्री, मेरे सामने कौन बनेगा। तो आपको लगता है कि ये निराशा है पब्लिक में, या ये एंगर है जहां पीएम कौन बनेगा मोदी जी के सामने, ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है? इसीलिए 77 में क्या था, इंदिरा गांधी ज़बरदस्त शक्तिशाली नेता थी। बांग्लादेश की विक्ट्री के बाद उनका स्थान देश में क्या था? अटल बिहारी जी ने कहा था उनको पार्लियामेंट में, दुर्गा, और इस तरह से उनका स्वीकार अटल जी ने किया था, और पूरा देश इनके साथ था। किसी को पता भी नहीं लगा कि वो खुद हारेगी, पार्टी हारेगी, मगर हमने 77 में देखा, किसी को मालूम नहीं था, लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए था, ये बात सच है। मगर इंदिरा गांधी के सामने ऐसा कोई लीडर देश के सामने लोगों को दिखा नहीं था, लोगों ने वो देखा नहीं, सोचा नहीं। लोगों ने अल्टरनेटिव देने के लिए जो कोई उनके क्षेत्र में इनके खिलाफ है उनके साथ ताकत दे दी। मध्य प्रदेश, जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया, मध्य प्रदेश के बारे में आपका क्या आउटलुक है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, रीजनल पार्टियों में डिसीजन मेकिंग, फोकस, स्पीड सब बड़ा क्लियर है। यहाँ चूंकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, बीजेपी के बारे में अगर निराशा है भी तो कांग्रेस की तैयारी, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन, आपको ऐसा लगता है क्या कि वो मध्य प्रदेश भी निकाल ले? मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बाकी सब साथियों को साथ लेकर आगे जाने के लिए कोशिश करेगी, और बीएसपी है, एनसीपी है, ऐसे कुछ पार्टी, या अखिलेश की समाजवादी पार्टी है, ये पूरे स्टेट में फैली हुई ऐसी नहीं स्थिति, मगर कुछ ना कुछ उनकी मदद हो सकती है। अभी समझो मध्य प्रदेश, इसमें जो हमारा महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है, इसकी बॉर्डर है मध्य प्रदेश और कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि महाराष्ट्र की बॉर्डर और वहाँ का क्षेत्र करना मध्य प्रदेश का, वहाँ एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, रिश्ते हैं, कॉन्टैक्ट है, जाना आना है। समझो हम सब लोग वहाँ जाकर उनको आप कांग्रेस को मदद करो ये कहने के लिए वहाँ उन कांग्रेस को सहयोग देंगे तो कुछ ना कुछ परसेंट इसका फ़ायदा होगा। कांग्रेस की खुद की ताकत और हम पड़ोसी लोगों की कुछ ताकत, ये दोनों के आधार पर कांग्रेस की सीटें और इम्प्रूव हो सकती है। और ये सहयोग खास तौर पर बीएसपी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने आज मध्य प्रदेश में बीएसपी, समाजवादी और एनसीपी, ये तीनों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देने की तैयारी रखी, तो इसकी मदद हो जाएगी। आपका सर बहुत ही रियलिस्टिक, सबको ये पता है कि इन अ वे अभी जो परिस्थिति है पूरे विपक्ष को भरोसा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपस में लेन देन करना है ना सीटों का, तो वो आप पर है। आप चीफ आर्बिट्रेटर हैं और आपका संकेत साफ है कि जहाँ जहाँ जो दूसरी पार्टियां हैं एनसीपी, एसपी, बीएसपी, इनको आप एकोमोडेट करिए, तब फिर ये कांग्रेस को बेसिस देगा कि यूपी में आप हमको थोड़ा सा डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स दीजिए, जबकि सपा बसपा ही वहाँ रियल ताकत है। कांग्रेस का अपनी 2-4 सीटों को छोड़ दें तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो फिर क्या आप कांग्रेस को 2-4 सीटें देने का रिकमेंडेशन करेंगे सपा बसपा को, अखिलेश जी को और मायावती जी को, या कहेंगे 10 सीटें दे दीजिए? सीधी बात यह है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश, देश के राजनीति में परिवर्तन उत्तर प्रदेश लाने में बहुत बड़ा काम करेगा। और एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट कि अखिलेश और मायावती इज़ अ फोर्स। इन दोनों ने अजीत सिंह जी को अकोमोडेट किया और कांग्रेस को अकोमोडेट किया, और कांग्रेस और अजीत सिंह ने लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए आज ये कॉम्बिनेशन के लिए सहयोग देने की तैयारी रखी। जब सहयोग देने की स्थिति आती है तब कुछ
ये अपना थिंकिंग अप्रोच डिमांड इस पर भी थोड़ा पीछे जाने की तैयारी रखनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि यहाँ समझदारी से काम कांग्रेस और अजीत सिंह जी वो करेंगे, और वो करेंगे और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ये सब मिलकर देश का नक्शा वहाँ ही बदलने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि यूपी तो बहुत ही क्लियर है, वहाँ ज़्यादा ओवरलैप के झगड़े भी नहीं हैं। तो जिस तरह से बीजेपी की तैयारी होती है बड़ी धुआंधार, उसको देखते हुए क्या यूपी में कन्वर्सेशन सीट और कैंडिडेट तय करने तक हो गया है कि नहीं? अगर अभी नहीं हुआ है तो मैं कहूँगा कि बीजेपी के सामने विपक्ष के पास मौका होते हुए भी तैयारी में आलस हो रहा है, लेजीनेस है। नहीं, तैयारी तो हर पार्टी तो अपनी अपनी तैयारी करती रहेगी, करती है, मगर ये आपस में उनका डिस्कशन हुआ करने में मुझे पता नहीं। मगर ये बात मुझे मालूम है कि जब मैंने कभी न कभी तो अखिलेश के साथ बात हुई या मायावती जी से या उनके साथियों से बात की, तो मुझे ये लगा कि मिलकर काम करने का मन उन्होंने बनाया है। मगर एक्चुअली ये कन्वर्ट सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें एग्रीमेंट में जब होगा तब ये स्थिति। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के वेटरन के नाते एक टेम्पलेट अगर आप बनाएं तो 40 मायावती, 35 अखिलेश, 5 में अजीत सिंह जी और कांग्रेस, ये फेयर है या 30-30, 60 और 20 में बाकी? ये मैं आंकड़े पर जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी करके सभी को साथ लाना है, और इसलिए फिगर अभी मैंने बताने के बाद जो हमें डायलॉग की हमारी जो प्रोसेस है वो दुबली हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और इसलिए इस पर मैं जाना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ कि दोनों ने या सभी लोगों ने अपनी अपनी ताकत, ग्राउंड लेवल सिचुएशन और आज अल्टरनेटिव देने की आवश्यकता, ये 3 बातें मद्देनजर रखते हुए कदम उठाने की आवश्यकता लगती है। बिल्कुल सर, जो ओवरलैप स्टेट्स की बात है उसमें थोड़ा आपसे और समझना चाहता हूँ। जहाँ अनसर्टेनिटी है, बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में ये मानता हूँ कि डीएमके और कांग्रेस या जो भी विपक्ष है, इस डीएमके वहाँ धुरी है, उसके अराउंड एक प्री पोल अलायंस हो जाएगा। तो क्या तमिलनाडु में प्री पोल अलायंस होगा? आंध्र तेलंगाना में क्या होगा? बंगाल में क्या होगा? बात ऐसी है कि समझो वेस्ट बंगाल, वहाँ फोर्स एक तो है ममता, तृणमूल कांग्रेस, अभी इसके बाद कांग्रेस लेफ्ट ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब बीजेपी की कोशिश चालू है। लेफ्ट कांग्रेस और ममता, मुझे मालूम नहीं एक हो जाएगी या नहीं हो जाएगा। कल ही मेरी एक लेफ्ट के नेता के साथ बात हुई और मुझे ये लगा इनके बातों से कि लेफ्ट के एटीट्यूड यानी दे आर नॉट वेरी फेवरेबल टू ममता, मगर आज उनका मन ये है, मुझे लगा कि भाई दिल्ली में बदलाव लाने के लिए वहाँ हमने थोड़े सॉफ्ट लाइन देने की आवश्यकता है, ये थिंकिंग मुझे लगा। समस्या आएगी, मुझे लगता है कि जैसे कर्नाटक की बात मैंने कही, वैसे ही आंध्र हो, वेस्ट बंगाल हो, वहाँ कांग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वहाँ आज जो हुकूमत में है ये एक नंबर की पार्टी है, उनको ज़्यादा सीट देकर हम लिमिटेड सीट पर एक्सेप्ट करके ये यूनिटी दिखाने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कब तक ये मोटा मोटी अगर 100% परफेक्ट समझौता नहीं भी और अंडरस्टैंडिंग नहीं भी तो 75-80% अंडरस्टैंडिंग कब तक होते हुए आप देख रहे हैं? ये तो महीना 2 महीने में ख़त्म होना चाहिए, असेंबली राउंड के पहले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के पहले। और ये 2 महीने में ये प्रोसेस डिस्कशन की ख़त्म होनी चाहिए, और हो सकता है तो इम्पोर्टेंट नेता लोगों ने देश में मिलकर एक मैसिव कैंपेन करने की आवश्यकता है हर राज्य में जाकर, चाहे वहाँ उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, मगर देश के सामने हम मिलकर एक नक्शा बना के एक पर्याय, एक अल्टरनेटिव विकल्प वो देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भावना लोगों के मन में मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए पहला इशू सेटलमेंट, दूसरा टू बिगिन विद कैंपेन। बिल्कुल। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो लोग करते रहते हैं हमेशा,
और उसमें मैं सही हूँ और गलत बताइएगा सर आप, वो ये कि पहली बार एक चीज़ देखी जा रही है कि जहाँ विपक्ष में से ये नहीं आ रहा है कि पीएम मैं बनूंगा, ये आ रहा है कि कोई और बन सकता है और कोई भी बन सकता है। आप कहते हैं कि मैं, सोनिया जी और देवेगौड़ा साहब, हम लोग तो दूसरे रोल में हैं, पीएम के रोल में नहीं हैं। राहुल कहते हैं कि मैं रूल आउट नहीं करता हूं कि कोई भी होगा, ये नंबर से तय होगा। मायावती जी कहती हैं कि अगर राहुल के खिलाफ किसी ने बोला तो पार्टी से निकाल दिया उसको। तो एक प्रकार का पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। ये मैं थोड़ा ओवर रीड कर रहा हूं या इसमें भी क्लैरिटी है कि पीएम के झगड़े में पड़ेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी? ये सीधी बात है कि सभी का मूड है कि आज विकल्प देने के लिए कामयाबी चाहिए, और विकल्प देने के रास्ते में इंडिविजुअल फीलिंग, एक्सपेक्टेशन वो आएगी तो नुकसान हो जाएगा, इसका अंदाज़ा सभी को है। और इसीलिए, क्योंकि मुझे याद है कि एक दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी होने के बाद अखबार में रिपोर्ट आ गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ऐसा डिस्कस हुआ कि कांग्रेस लीडरशिप विल बी द अल्टरनेटिव कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। फॉर्चुनेटली विद इन वीक्स टाइम, 10 days टाइम, कांग्रेस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ मेड हिज पोजीशन क्लियर कि भाई यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह इसकी बात हमारे सामने नहीं है, आज मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और ये समझदारी राहुल गांधी ने दिखाई। मुझे लगता है कि दैट इज द करेक्ट अप्रोच। बिल्कुल। एक जो अभी ऐसा लग रहा था चंद्रबाबू के छोड़ने के बाद और बीजेडी के इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद कि एनडीए की तरफ अलायंस की, बीजेपी की तरफ अब अलायंसेस की दिक्कत है, लेकिन एक गेन उन्होंने कर लिया नीतीश बाबू का, दूसरा बीजेडी का इक्वी डिस्टेंस छूट गया और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तीसरा मोदी जी को पता है कि शायद पक्के नंबर नहीं आएंगे तो उन्होंने एडवांस बुकिंग की कोशिश की। नो कॉन्फिडेंस मोशन में, भाषण में कांग्रेस के खिलाफ पवार साहब, चरण सिंह जी का नाम लेकर के अजीत सिंह जी और देवेगौड़ा के साथ क्या व्यवहार किया ये याद दिला करके ये संकेत देने की कोशिश की अपने जनाधार को कि मैं तो इनसे भी सहयोग मांग सकता हूँ। ये होशियारी से स्टेटमेंट किया है, इसमें कोई दम नहीं है, बाकी कोई संभावना इसमें आने की एकत्र। ये ऐसा एक आई कैन से इट्स अ मिस्चीवियस स्टेटमेंट मेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट उन्होंने किया और इसका कोई असर नहीं होगा। तो हम लोग इसमें चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, वाईएसआर और नवीन पटनायक को कहाँ रखें? मालूम नहीं, मुझे लगता अभी है। देखिए कि कल राज्यसभा के वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी को, यानी बिहार के सीएम साहब के, इनके कैंडिडेट को उन्होंने, नीतीश जी के कैंडिडेट को उन्होंने समर्थन दे दिया। बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी इस इश्यू के बारे में बैठी थी, बात हुई थी, 1-2 मीटिंग में मैं भी था, और वहाँ सभी ने कहा कि भाई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अल्टीमेटली लास्टली इट वॉज सजेस्टेड टू मी कि भाई आपके पास अच्छी कैंडिडेट है वंदना चौहान, शी वॉज मेयर ऑफ पूना, एमिनेंट लॉयर और सेकंड टर्म है, तो आप पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूशन भी अच्छी करती है, तो उनका क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि भाई हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है क्लियर, और जब तक उड़ीसा का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ये लोगों ने कहा कि आप बात करिए। आई कॉन्टेक्टेड नवीन जी, नवीन है, ही टोल्ड मी कि बाबा आई वुड given serious thought, but unfortunately about few days back there was a request from Nitish ji, and that was the only proposal which I got, and I committed to him, and that's why I have already committed, and that's why I am unable to accept your request. सर ये नवीन बाबू कह रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थोड़ी होता है पॉलिटिकल पोजीशनिंग में। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने बीजेपी को डायरेक्ट मदद की ऐसी नहीं, उन्होंने नीतीश जी का प्रपोजल था इसीलिए मदद की, और नीतीश जी से प्रपोजल आने से पहले शायद हम वैसे लोग उनसे बात कर सकते थे, तो उनका डिसीजन अलग भी हो सकता था। अब चूंकि डिप्टी चेयरमैन मिल गया राज्यसभा में नीतीश जी को,
तो उनके बारे में जो एक फिर से स्पेकुलेशन चला था वापसी इन दी अदर कैंप, अब वो तो रूल्ड आउट है। नहीं नहीं, वो स्पेकुलेशन में कोई दम नहीं था। बिल्कुल, ओके ओके। सर एक सवाल और, शिवसेना ने इनफैक्ट पहले तक तो वो जो आपने खुद ही कहा विपक्ष की भूमिका की तरह से बात कर रहे हैं, अखबार में भी कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अंत में तो वो बार्गेन पॉइंट के लिए है कि सीनियर पार्टनर कौन, मुख्यमंत्री किसका। शिवसेना पर ये रिलायंस करना कि वो बीजेपी को छोड़ देगी और उसके बेसिस पे कोई स्ट्रेटजी बनाना थोड़ा सा रिस्की है। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने मन बनाया है। अभी कल उन्होंने वोट दे दिया, ये बात सच है, 3-4 वोट उनके थे, मगर मुझे लगता है कि इसमें उनका अप्रोच ये था, एक तो डायरेक्ट बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, नंबर 2 अभी चुनाव के लिए थोड़ा देर है, आज भी भारत सरकार में उनका मिनिस्टर है, आज भी महाराष्ट्र सरकार में उनके मिनिस्टर है, और ये स्थिति जब तक है तब तक उनके लिए ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट नहीं लगी 4 वोट देने की, इसलिए उन्होंने उनको सहयोग दे दिया। मगर जिस तरह से शिवसेना चीफ कंटिन्यूसली बोल रहे, इससे ये बात साफ हो रही है कि कल होने वाले चुनाव में वो बीजेपी को छोड़कर अलग लड़ने के लिए प्रयास करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वैसी परिस्थिति में ये एनसीपी कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, या शिवसेना भी चूंकि एक फोर्स है तो वोट कटने से बीजेपी एडवांटेज की पोजीशन में हो सकती है? मुझे नहीं लगता बीजेपी एडवांटेज की पोजीशन में हो सकती है, बीजेपी का नुकसान हो जाएगा, शिवसेना अपनी पोजीशन इम्प्रूव कर सकती है, ना नहीं हम कहते, मगर बीजेपी का नुकसान इसमें हो जाएगा। ओके, शिवसेना का इम्प्रूवमेंट हो सकता है और बीजेपी का नुकसान होगा। अगर हम ऐसा माने तो फिर आप लोगों के लिए, दोनों आपके अलायंस के लिए 20 सीटें बचेंगी? नहीं नहीं, बात ऐसी है कि 20 सीटें इतनी नहीं, आज हर पार्टी का बेस कहाँ है ये बात साफ है। मुंबई शहर, बॉम्बे में टोटल नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा है, और ये तो मैं इसका स्वीकार करता हूँ कि बॉम्बे में हम लोगों से शिवसेना का आधार ज़्यादा है। बिल्कुल। और इसलिए वहाँ शिवसेना को बेनिफिट हो जाएगी। आज बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनको इतनी सीट वहाँ नहीं मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन में उनको सीट कम मिलेगी, मगर वो अलग लड़ेंगे तो पूरा मैदान ही उनके लिए खाली है। आपका तो अपने ट्रेडिशनल राइवल शिवसेना के बारे में बहुत ही अच्छा असेसमेंट है, उद्धव को आपकी बात माननी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो अलग लड़ेंगे तो उनको ये बॉम्बे रीजन में ज़्यादा सीट मिलेगी और उसका लाभ उनको मिलेगा। सर ये मराठा आरक्षण का इशू, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे प्ले आउट होने जा रहा है? अब बीजेपी चाहेगी कि हम दे दें और क्रेडिट हमको मिल जाए, आंदोलन कम्युनिटी ने खड़ा किया है, और जो हम लोग बाहर से देखते हैं महाराष्ट्र के बाहर वाले, उनको लगता है कि सबसे अच्छी साधन संपन्न कम्युनिटी रिजर्वेशन क्यों मांग रही है? इसमें बात ऐसी है कि लोगों को ठीक तरह से महाराष्ट्र की ये सोशल सिचुएशन मालूम है। ये बात सच है कि राजनीति में कई जगह पर मराठा कम्युनिटी के लोग जगह जगह पर है, कोई भी पार्टी हो, चाहे असेंबली पार्लियामेंट हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे अन्य संस्था हो, मगर टोटल पिक्चर आप देखेंगे। अभी एक महाराष्ट्र में एक बात बड़ी सीरियस है, किसानों की आत्महत्या। किसानों की आत्महत्या में मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन आगे है, यानी 50% के आसपास जो किसान आत्महत्या करते हैं इसमें मराठा है। एक, those who got a holding below 2 acres, 28% are Marathas. Those who got holding between 2 to 5, इसमें कोई 50% मराठा है, और 10 एकड़ से नीचे वाले इसमें भी 50% मराठा है, और इसमें 60% खेती को, एग्रीकल्चर को एश्योर वाटर नहीं है, इरेटिक रेन पर उनकी खेती निर्भर रहती है। और इसका सबका असर ये हो गया है कि वहाँ एक तरह की गरीबी है। जो नौजवान लड़के कॉलेज में पढ़ते थे, इनमें से कई लोगों को अपनी शिक्षा डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, कुछ लोगों ने आत्महत्या तक वहाँ ध्यान दे दिया। और इसका एक टोटल इम्पैक्ट, क्योंकि कुछ लोगों की स्थिति अच्छी है
मगर मेजर सेक्शन ऐसी स्थिति में है और इससे यह आरक्षण की बात शुरू होगी। आरक्षण के लिए किसी का विरोध नहीं है बाय एंड लार्ज। मेरा जहाँ तक कहना है कि वे आरक्षण की बात जरूर दीजिए, मगर देते समय आज संविधान के आधार पर SC ST OBC उनको जो आरक्षण मिल रहा है उसको धक्का नहीं लगाना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, वो प्रोटेक्ट करके जो बाकी है इसमें उनको देने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। अच्छा, वो देते समय भी आप क्रिमिनल लाइए वहाँ कि सपोज शरद पवार बिलोंग्स टू मराठा कम्युनिटी, इनके लड़के को उनके फरियाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो ऐसी स्थिति के जो लोग हैं उनको मत दे दो, मगर जो बाकी जो मेजर सेक्शन गरीब है उनको देने की आवश्यकता है। और इसीलिए इसको एक तरह का समर्थन मिल रहा है। पिछले 2 सालों में मराठा कम्युनिटी ने विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन डेमोन्स्ट्रेशन किए। 58 प्लेसेस पर लोगों ने प्रदर्शन किया कि जिसमें 50,000 से 2 लाख लोग तक मौजूद थे। और ये 58 जगह पर जो हुआ इसका एक स्पेशलिटी ये थी, कहीं भी कानून किसी ने हाथ में लिया नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ, बहुत ही यूनिक था। और इसलिए ये सब कहने के बाद करने के बाद 1.5 साल में कुछ हुआ नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 स्टेटमेंट दिए थे चुनाव से पहले, एक शेफर्ड कम्युनिटी के लिए, धनगर के लिए, कि हमारी हुकूमत आने के बाद पहले कैबिनेट में हम धनगरों को आरक्षण की जो उनकी मांग है वो पूरी करेंगे और मराठों को जो डिमांड है वो हम 100 दिन में पूरी करेंगे। 100 दिन गए, 4 साल गए, इतनी डेमोन्स्ट्रेशन शांति से की, ये सब हुई, वो ख़त्म हुई, और ये करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा, तो एक फ्रस्ट्रेशन नई पीढ़ी में आ गई और इसका एक रिज़ल्ट आज जिस तरह से स्थिति हमें देखने के लिए पड़ती है इसमें आ गया। और मेरा साफ अपील है इन सभी लोगों को कि आपकी डिमांड ठीक है, समझ सकते हैं, इसके बारे में कुछ करना है तो करने की ये कोशिश तो की अलग गलत नहीं है, मगर कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। शांतिपूर्ण जो आपकी स्पेशलिटी थी वो आपने छोड़ दी आप में से किसी ने, तो इसमें आपकी बदनामी हो रही है, आपका आंदोलन के बारे में लोगों की सोच बदल रही है, तो ये मत करिए। आप किसी के मन में एक आशंका पैदा हो जाएगी, ऐसी स्थिति में करो। महाराष्ट्र ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए कोशिश कई सालों से की है। यशवंतराव चौहान साहब जब थे 1960 से, तब से हम सब लोगों ने इसमें ध्यान दे दिया। आज वही औद्योगिक जो बेल्ट है, चाहे पूना का नज़दीक का चाकन हो या औरंगाबाद हो या और कोई जगह पर, वहाँ इंडस्ट्री पर हमले हो गए, इसका गलत संदेश आ रहा है। इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट ख़राब हो जाएगा, ये नौजवानों को जो नौकरी मिलती है इसके रास्ते में रुकावट आएगी, और इसलिए इस रास्ते से मत जाओ। आप शांतिपूर्ण जो इससे पहले आपका रास्ता था उसी रास्ते से आप करो, इसमें किसी की तकलीफ नहीं। बिल्कुल, लेकिन सर होता है, वारदातें होती हैं, तो अभी एक इंसिडेंट हुआ है बहुत स्ट्रेंज है, तो मैं आपकी उस पर राय जानना चाहूँगा। महाराष्ट्र ATS ने गौवंश रक्षा हिंदू समिति, कुछ रेडिकल संगठनों के लोगों को गिरफ्तार किया है, बम बना रहे थे, कुछ वारदात करने वाले थे, और उसके बाद फिर और भी कुछ लोगों से अभी पूछताछ वगैरह चल रही है। मतलब सिग्निफिकेंट एक्शन मुझे ये दिख रहा है। शिव प्रतिष्ठान जो संभाजी भिड़े वाला संगठन है, उसका भी 1-2 सदस्य उसमें पकड़े गए हैं। ये क्या बताता है? ये जो नाला सोफारा में जो कुछ अरेस्ट हुए, मैंने अखबार में पूरा, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मगर इसमें जो संगठन है, ये संगठन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कई दिनों से इनका काम ये चालू है। सनातन उनका एक न्यूज़पेपर भी है, और ये न्यूज़पेपर में हमने देखा है कि इससे पहले कुछ लोगों की चीज़, कुछ विचारधारा के बारे में बड़ा पॉइजन सो लिखते हैं। खाली लिखते नहीं तो उनका फ़ोटो करके इसको क्रॉस मारते। दाभोलकर की जिसकी हत्या हुई, इसके ऊपर क्रॉस था,
कई लोगों के ऊपर जो हत्या हुई थी इनके ऊपर करा था, बाद में इनकी हत्या हो गई। आज मेरे जैसे लोगों के खिलाफ भी वहाँ बहुत कुछ लिखते हैं और कुछ लोगों के बारे में लिखते हैं। और जो ये इंसिडेंसेस हुए, चाहे दाभोलकर का हो गया, चाहे गौरी का हो गया, चाहे ये लंकेश गौरी लंकेश का हो गया, वैसे कोल्हापुर के हमारे कॉमरेड फांसे का हो गया, ये सभी में जो इन्वेस्टिगेशन करते समय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके पास ही जा रही है। ये क्यों? सभी जगह पर एक ही एजेंसी के बारे में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन के साथ। मेरा थोड़ा आश्चर्य है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पा रहा है, तो ये पता लग रहा है। हाँ, फिर एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ हत्या जब कांग्रेस एनसीपी के राज थी तब उन्होंने किया, तब हमारे खिलाफ इल्ज़ाम किया, डेलीबरेटली इनका नाम ले थे। अभी तो फिर से 4 से बीजेपी की हुकूमत है, नीचे और ऊपर दोनों जगह पर उनकी हुकूमत भी इनके ऊपर सुई जा रही। तो ये क्या बात है? तो ये बात साफ है कि ये फोर्सेस कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाली फोर्सेस है। और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र एटीएस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रयास किए हैं, ऐसे आज दिखता है। मगर यहाँ तक रुकना नहीं चाहिए, खाली इसके नीचे इन डेप्थ जाना होगा। ऐसे फोर्सेस जो एक्सट्रीमिज़म पर जा रहे हैं और लोगों में एक तरह की एक अलग भावना पैदा करने के लिए कोशिश करें, इनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, आखिरी 2 सवाल। एक तो ये कि कांग्रेस में ये विलिंगनेस दिख रही है ना कि हम ये मान के या एज्यूम करके या इंसिस्ट करके नहीं चल रहे हैं कि विपक्ष की सरकार बनेगी और उसका पीएम कोई और भी हो सकता है, गैर कांग्रेसी भी हो सकता है। ये ओपननेस है? मुझे लगता है, इससे पहले भी किया था जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब क्या स्थिति, तब कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा थी। देवेगौड़ा के 17 एमपी से कांग्रेस की स्थिति इससे ज़्यादा थी, फिर भी कांग्रेस ने माना। तो ऐसी बात इससे पहले भी हुई, तब तो मैं कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता था और तब हम सब ने मिलकर तय किया कि कॉन्शियसली आप जो कोई बना सकते हैं उनको सहयोग करें अपनी ताकत से, उनका नंबर कम होने के बावजूद भी, मगर उनको साथ लेकर भी कुछ बन सकता है तो लेटेस्ट भी। तो इससे पहले भी कांग्रेस ने ये किया और राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आ गया अभी, इससे ये बात साबित हो गई कि वो आज मजबूत कॉमन प्रोग्राम पर मिलकर जो तैयार है उनको साथ लेकर एक अल्टरनेटिव देना। बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल, बिल्कुल वो ये कि आपने बिल्कुल साफ कहा है कि बीजेपी की सीटें गिरेगी, लोगों में नाराज़गी है, विपक्ष का एक ऑल्टरनेटिव स्टेट लेवल का बनेगा, आगे बढ़ेगा। आप एकदम जोर दे के ये नहीं कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जाएगी और विपक्ष की सरकार आएगी। आप इम्प्रूवमेंट की बात कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जा रही है, विपक्ष की सरकार आ रही है? मुझे अगली सरकार एनडीए की रहेगी ऐसे लगता ही नहीं। हर आदमी के कहने की कोई तरीका होता है, तो मैं कोई एग्रेसिव बात करने वाला आदमी नहीं हूँ। मगर मुझे साफ साफ बताए कि 1977 की जो इंदिरा जी की स्थिति थी, 2004 की वाजपेयी की, क्या उनकी स्लोगन थी, मुझे मैं भूल गया, शाइनिंग इंडिया। और तब तो सबको लगता था कि वाजपेयी वाजपेयी वाजपेयी, और वाजपेयी जी की इमेज आम जनता में अलग थी, पॉजिटिव थी। ये होने के बावजूद भी लोगों ने देश के सामने अल्टरनेटिव दे दिया, मिलकर अल्टरनेटिव बनाकर 10 साल। किसी को मालूम था मनमोहन सिंह जी देश के नेतृत्व करने वाले थे या उनको प्रोजेक्ट किया था, फिर भी हो गया। तो मुझे आज वही स्थिति लगती है। अभी की सरकार के बारे में अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग, जो आप ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की बात कर रहे थे, अगर आपको एक टॉप हेडलाइन वाली बात कहनी हो कि इस सरकार से क्या शिकायत है, क्या नहीं किया, जो वादा किया जिसको पूरा नहीं किया? नहीं, कई बातें कहने के लिए आवश्यकता है कि भाई चाहे किसानों की अवस्था इस देश की देखिए, इंडस्ट्री की अवस्था देखिए, देशों में जो कम्युनल टेंशन बढ़ रहा है, आपस में एक वही भावना बढ़ रही है, ये आप देखिए। ये सब का इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। महिलाओं की स्थिति देखिए। तो माइनॉरिटीज़ के बारे में एक बार देखा सर, इतना बेबस
और इतना बेसहारा पॉलिटिकल पार्टियों ने कभी उनको छोड़ा नहीं। आप लोग बात करते थे, इस बार का माहौल ऐसा ज़बरदस्त हो गया है ये हिंदुत्व नॉइज़ का कि माइनॉरिटीज़ बहुत डर में है और उनके फेवर में ट्रेडिशनल सेक्युलर पार्टियां बहुत दब के बोल रही हैं। मुझे लगता नहीं इसे कि भाई माइनॉरिटीज़ की स्थिति, मुझे माइनॉरिटीज़ में कभी नहीं तो इतनी डिस्टर्ब आज देखती है, और हम सब लोग उनको इसमें ताकत देने के लिए उनके साथ तैयार है, इसका विश्वास उनको बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि हम जब मिलकर अल्टरनेटिव देने की बात हर स्टेट में करते हैं, इससे उनको एक तरह से उनका हौसला बढ़ रहा है, और ये करने की आवश्यकता नेशनल लार्जेस्ट इंटरेस्ट के लिए है, और हम उस रास्ते पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। सर, इस वक्त अब अगले 10 महीने में जिसका मैं मानता हूं कि केंद्रीय भूमिका रहेगी पॉलिटिक्स को शेप करने में और चुनाव का आउटकम जो भी आए उसको बनाने में, उसमें आप नंबर 1 हैं और आप बहुत मेहनत करते हैं। आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं।